गुड मॉर्निंग टू ऑल। राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं खुशबू बंसल सहायक आचार्य ABSD एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हमारी पिछली क्लास में हमने देखा कि अगर किसी भी अभिगोपन में अगर एक से अधिक अभिगोपक अगर होते हैं तो उस कंडीशन में हम प्रत्येक अभिगोपक का दायित्व किस प्रकार ज्ञात करते हैं। पर उस कंडीशन में हमने देखा कि उस क्वेश्चन में फर्म अभिगोपन नहीं था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि अगर एक से अधिक अभिगोपक होने की दशा में फर्म अभिगोपन भी अगर उन्होंने कर रखा है तो प्रत्येक अभिगोपक का दायित्व हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है बोर्ड पर। वो एग्जाम्पल ये बोलता है कि मोहन लिमिटेड एक कंपनी है जो 50,000 शेयर इशू कर रही है और उन 50,000 अंशों का अभिगोपन उसने 3 अभिगोपक के माध्यम से करवाया है, X, Y और Z। X ने 30,000 अंशों का अभिगोपन किया है, Y ने 12,500 अंशों का अभिगोपन किया है और Z ने 7,500 अंशों का अभिगोपन किया है। इस अभिगोपन के अलावा इन तीनों ने ही फर्म अभिगोपन भी किया है, फर्म अंडरराइटिंग भी है इस क्वेश्चन में। X ने 4,000 शेयर से फर्म अभिगोपन किया है, Y ने 1,500 अंशों का फर्म अभिगोपन किया है और Z ने 5,000 अंशों का फर्म अभिगोपन किया है। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, मतलब इन अंशों को मिलाते हुए फर्म अंडरराइटिंग को मिलाते हुए जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है वो हुई है 35,500 अंशों की। कुल कितने शेयर इशू कर रही थी जनता में? 50,500 और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 35,500 की। इन 35,500 में चिन्हित प्रार्थना पत्र मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? X से 5,000 अंशों के का आवेदन पत्र आए हैं, Y की मार्क्ड एप्लीकेशन 10,000 है और Z से मार्क्ड एप्लीकेशन प्राप्त हुई है 2,500 अंशों की। तो इस सूचना से हम क्या करेंगे, एक से अधिक अभिगोपक का दायित्व हम किस प्रकार से निकालेंगे तो वो हम देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में फर्म अभिगोपन भी है तो 2 कंडीशन बन सकती है। हमारे सामने ये प्रॉब्लम रेज होती है कि फर्म अभिगोपन का ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करें। तो उसका ट्रीटमेंट हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, या फिर तो हम उसे मार्क्ड एप्लीकेशन मानकर एडजस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा जो तरीका होता है उसका एडजस्टमेंट करने का वो होता है उसे अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानकर भी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जो भी फर्म अंडरराइटिंग को हमें मानना है, चिन्हित और अचिन्हित अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें वही मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर प्रश्न में कुछ भी सूचना नहीं दे रखी है तो फर्म अंडरराइटिंग को हम मार्क्ड एप्लीकेशन मानते हुए एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं कि अगर फर्म अंडरराइटिंग को हम मार्क्ड एप्लीकेशन मानकर सॉल्व करते हैं तो हम किस प्रकार से उसका दायित्व निकालेंगे, और अगर अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानकर अगर सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से उसका दायित्व निकालेंगे। तो पहले मैं देख रही हूँ कि अगर जो फर्म अंडरराइटिंग है उसे हम मार्क्ड एप्लीकेशन चिन्हित आवेदन पत्र मानते हुए अगर समायोजन करेंगे तो कैसे दायित्व ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम हेडिंग लिखेंगे statement showing liability of underwriters if firm underwriting are included in मार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब मैं फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला कॉलम जो हमारा यहाँ बनेगा वो बनेगा पर्टिकुलर। उसके बाद में क्योंकि नंबर ऑफ अंडरराइटर्स 3 हैं, X, Y और Z, तो 3 कॉलम हम और बनाएंगे प्रत्येक अभिगोपक का अलग अलग, X, Y और Z। और उसके बाद में जो लास्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा टोटल का।
क्लियर है? उसके बाद में स्टेटमेंट की शुरुआत में सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले जब भी अगर फर्म अंडर राइटिंग अगर क्वेश्चन में है तो उसे सबसे पहले हम लिखेंगे फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग कितने कितने अंशों की है? 4000 अंशों से, 1500 अंशों से और 5000 अंशों से। 4000, 1500 और 5000, कुल 10,500 से फर्म अंडर राइटिंग है। और उसे इस प्रकार से लाइन खींचकर यहाँ पर एक बार क्लोज कर देंगे। मतलब हमने सिर्फ सबसे ऊपर फर्म अंडर राइटिंग इसलिए लिखा है मतलब ताकि हमें रहे कि इस क्वेश्चन में क्या है, फर्म अंडर राइटिंग भी है। उसके बाद में अब लायबिलिटी निकालने की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी से, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी ऐसे ही देखा था। तो ग्रॉस लायबिलिटी कितने कितने का अनुबंध हुआ है? 30,000 का, 12,500 का और 7,500। टोटल जो शेयर्स अभिगोपित है वो है 50,000। अब उसमें से पहले हम लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। देखो यहाँ पर 3 तरह की एप्लीकेशन है। जो ये 35,500 शेयर हमको जो प्राप्त हुए हैं उसमें 3 प्रकार के प्रार्थना पत्र सम्मिलित है। एक तो मार्क्ड एप्लीकेशन, एक अनमार्क्ड एप्लीकेशन और तीसरा है फर्म अंडर राइटिंग। तो ये तो हमें पता है कि ये तो हमने कल देखा है कि मार्क्ड एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। पहले हम मार्क्ड एप्लीकेशन तो जितनी दे रखी है अलग अलग उतना हम लेस कर देते हैं, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट कर लेस करते हैं। यहाँ पर जो नया है वो है फर्म अंडर राइटिंग। तो फर्म अंडर राइटिंग का ट्रीटमेंट हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन मानकर और अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानकर। उसमें हम पहला ले रहे हैं मार्क्ड एप्लीकेशन मानकर। तो सीधी सी बात ये है कि जब फर्म अंडर राइटिंग को हम मार्क्ड एप्लीकेशन मानकर यहाँ पर समायोजन कर रहे हैं तो फर्म अंडर राइटिंग को यहाँ पर मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ में ही लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है मेरी बात? तो यहाँ पर 3 यहाँ पर है x। सबसे पहले बात करेंगे x की। तो x की मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है हमारे पास में? 5,000। और फर्म अंडर राइटिंग कितनी है? 4,000। तो सीधी सी बात है कि x में से कितने अंशों को लेस करेंगे हम यहाँ पर? 9,000 अंशों को लेस करेंगे। y की मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? 10,000। और फर्म अंडर राइटिंग कितनी है? 1,500। तो y में से कितना लेस होगा? 11,500। z के मार्क्ड एप्लीकेशन है हमारे पास में 2,500 और फर्म अंडर राइटिंग है 5,000। तो z में से कितना लेस होगा? 7,500। तो इस प्रकार से अगर फर्म अंडर राइटिंग को अगर हम मार्क्ड एप्लीकेशन मानकर ट्रीट करते हैं तो उन्हें मार्क्ड एप्लीकेशन में ही ऐड कर हमें उनके साथ में ही लेस कर देना चाहिए। तो इस तरीके से इन तीनों का जो टोटल यहाँ पे होता है वो होता है 28,000 अंश। इसके बाद में उसे हम लेस करेंगे। 30,000 में से 9,000 गए, 21,000, 12,500 में से 11,500 लेस करेंगे तो बचेगा 1,000 और 7,500 में से 7,500 को लेस करेंगे तो और टोटल 22,000 अंश यहाँ। सेकेंड स्टेप के ऊपर अब हम लेस करेंगे। अब हमने क्या किया? 3 तरह की एप्लीकेशन थी, उसमें से हमने मार्क्ड एप्लीकेशन लेस कर दी और फर्म अंडर राइटिंग भी लेस कर दी। अब बाकी बची हुई जो एप्लीकेशन है वो है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम
कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो मतलब 30,000, 12,500 और 7,500 का रेशियो अगर हम बनाएंगे तो वो रेशियो बनेगा 12:5:3। तो पहले तो देख लेते हैं कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन है कितनी। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई थी हमको? 35,500। उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म अंडरराइटिंग को मिलाकर कुल कितनी एप्लीकेशन थी? 28,000। तो अगर उसे हम टोटल एप्लीकेशन में से लेस करते हैं तो 7,500 जो शेयर्स है वो हुए अनमार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित नहीं है। तो उन अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम 12:5:3 अर्थात ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में बांटते हैं। तो जब 7,500 को 12:5:3 की रेशियो में बांटेंगे तो ए में आएगा 4,500, बी में आएगा 1,875 शेयर्स और सॉरी एक्स, ए भी नहीं है, एक्स वाई और जेड। एक्स में आएगा 4,500, वाई में आएगा 1,875 और जेड में आएगा 1,125 शेयर्स। टोटल 7,500 को हमने यहाँ पर बांटा है। तो इस तरीके से जो लायबिलिटी बनेगी, 21,000 में से जब 4,500 जाएंगे तो बचेंगे 16,500 शेयर। 1,000 में से जब 875, 1,000 में से जब 1,875 हम लेस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा 875 और निल में से भी जब 1,125 को लेस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा 1,125। इस प्रकार से जब 22,000 में से 7,500 को हम लेस करेंगे तो बचेंगे 14,500 शेयर। अब हम क्या देख रहे हैं कि y और z में जो लायबिलिटी बन रही है वो नेगेटिव में जा रही है। तो कल वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि जब लायबिलिटी नेगेटिव में जाती है, ऋणात्मक होती है, तो उन अधिक आए हुए अंशों का लाभ बाकी अभिगोपकों को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 की लायबिलिटी निल आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इन दोनों का लाभ किसको दिया जाएगा? x को दिया जाएगा। लाभ इसको दिया जाएगा तो यहाँ करेंगे प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और जब 1,125 का बेनिफिट इसको दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से 16,500 में से जब 875 और 1,125 को हम लेस करेंगे तो बचेंगे 14,500। इसकी लायबिलिटी निल हो जाएगी, इसकी लायबिलिटी भी निल हो जाएगी और इस तरीके से 14,500 की नेट लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी? एक्स की बनेगी। तो ये हो जाती है नेट लायबिलिटी। अब क्योंकि इसके अंदर फर्म अंडरराइटिंग भी है तो उसमें हम वापस से ऐड करेंगे फर्म अंडरराइटिंग, जो कि कितने कितने शेयर थे? 4,000, 1,500 और 5,000 शेयर। टोटल 10,500 शेयर। तो बन जाती है प्रत्येक अभिगोपक की टोटल लायबिलिटी 18,500, 1,500 और 5,000। टोटल 25,000 अंशों से यहाँ पर टोटल लायबिलिटी बन गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर फर्म अंडरराइटिंग को हम मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हैं तो किस प्रकार से उसका समायोजन कर कर हम प्रत्येक अभिगोपक की नेट लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी ज्ञात करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर हम फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हैं तो हम कैसे प्रत्येक अभिगोपक का दायित्व ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग में मैं कर देती हूँ पहले तो कि हमें इसको क्या करना है, एज अ अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना है। ठीक है, तो जब फर्म अंडरराइटिंग को हम मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं मानकर अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो सीधी सी बात है कि ये जो फर्म अंडरराइटिंग है वो मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ लेस नहीं होकर अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ लेस होगी। ठीक है, तो
यहाँ पर हम फर्म अंडरराइटिंग को लेस नहीं करेंगे, सिर्फ किसको करेंगे, जो मार्क्ड एप्लीकेशन है उसे ही लेस करेंगे। तो मार्क्ड एप्लीकेशन एक्स की कितनी थी 5000, वाई की कितनी थी 10,000 और जेड की थी 2500। तो यहाँ से हमने 5000 को लेस किया, इसमें से हमने 10,000 को लेस किया और इसमें से हमने 2500 को लेस किया। $17,500 की मार्क्ड एप्लीकेशन थी। लेस करने के बाद में ये 25,000, 12,500 में से 10,000 जाएगा तो 2500 और 7,500 में से 2500 को लेस करेंगे तो 5,000। इस तरीके से इसका टोटल हो जाता है 32,500 का। अब हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन को लेस करेंगे। अब क्योंकि अनमार्क्ड एप्लीकेशन में हमें फर्म अंडरराइटिंग को भी कंसीडर करना है, मतलब अभी तक हमने सिर्फ क्या लेस किया है, ओनली मार्क्ड एप्लीकेशन, जो कि कितनी थी 17,500। तो 35,500 में से 17,500 को जब लेस करेंगे तो जो शेयर आएंगे वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन प्लस फर्म अंडरराइटिंग, इन दोनों प्रकार के अंशों को मिलाकर शेयर आएंगे। तो कितने आएंगे, 18,000 शेयर। इसमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी शामिल है और फर्म अंडरराइटिंग भी शामिल है। अब क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन मान के कर रहे हैं, तो इसके साथ में हमें वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ करते हैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को क्योंकि हम 12-5-3 के रेशो में हमें बांटना है, तो इसीलिए फर्म अंडरराइटिंग को भी हमें 12-5-3 के रेशो में ही बांटना पड़ेगा। जो एक्चुअल फर्म अंडरराइटिंग है उस रेशो में लेस नहीं होगा, उसे हमें 12-5-3 के अनुपात में तीनों अभिभाजक में बांटना पड़ेगा। तो 18,000 को जब हम 12-5-3 के रेशो में बांटते हैं तो बांटने पर जो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं वो आते हैं 10,800 और Z के आते हैं 2700। इस प्रकार से 18,000 अंशों को हम यहाँ पर 12-5-3 के रेशो में बांटते हैं। लेस करने पे आएगा 14,200। अब क्योंकि 2500 से ज़्यादा 4,500 है तो ये नेगेटिव में 2,000 और ये आ जाएगा 2300 शेयर्स। तो इस प्रकार से जो 14,500 अंशों को लेने की जो लायबिलिटी बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है, 14,200 एक्स की, वाई की माइनस में 2,000 और जेड की 2,300 की। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई की जो बन रही है वो माइनस में जा रही है, तो उसके साथ में हम वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हमने पहले किया था, इसको प्लस करके निल करेंगे। और इस 2,000 को हमें बाकी दोनों में ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो, जो कि बाकी दोनों का ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है, 12 और 3। कितना है, 12 और 3 में जब बांटेंगे तो जो शेयर्स आएंगे वो आएंगे 1,600 और 400। तो इधर हमने प्लस किया है तो ये इधर क्या होंगे माइनस, तो 2300 में से 400 जाएंगे तो 1,900 शेयर। $12,600। तो यहाँ पे जो नेट लायबिलिटी बनी है 14,500 की, जब हमने उस मार्क्ड एप्लीकेशन मान के किया था तो पूरे 14,500 शेयर एक्स को ही लेने पड़े थे, लेकिन इस कंडीशन में 14,500 शेयर में से 12,600 तो लेने पड़ेंगे एक्स को और जेड को लेने पड़ेंगे 1,900। अब इसमें पुनः हम फर्म अंडरराइटिंग को ऐड कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, 4,000
1500 और 5000, टोटल 10,500। तो ये 25,000 अंशों को लेने की लायबिलिटी बनेगी 16,600, 1500 और 6,900 अंश। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर क्वेश्चन में प्योर अंडरराइटिंग के साथ साथ में फॉर्म अंडरराइटिंग भी है तो उसका ट्रीटमेंट हम दो तरीके से करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन मानकर और अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानकर। दोनों से जो निकलने वाला दायित्व है वो अलग अलग ज्ञात होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि इसकी जर्नल एंट्रीज हम किस प्रकार से करते हैं। तब तक थैंक यू सो मच।